हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज कराने वाला हूं। तो ये जो अभी सीरीज चलेगी हमारी वो है रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ +1 एंड +2। तो आज जो मैंने पहला टॉपिक पकड़ रखा है आपके लिए दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो, द होल एम ऑफ दिस चैप्टर इज, जैसा नाम से ही क्लियर है आपको ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है कैसा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, इसके बारे में पूरी जर्नी है। अच्छा, तो कुछ चीजें तो आप लोगों ने ऑलरेडी जब आप पहली बार पढ़ रहे होगे, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है तो उसमें आपको एक ऑलरेडी एक आइडिया डेवलप होगा। मैं बस उनको जोड़ते हुए जहां पे भी कुछ इंटरलिंकिंग होती है उन सबको फिल कराते हुए चलूंगा। तो आपको लेक्चर देखते समय खुद डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में मिस करता है, उसको आप शॉर्ट नोट्स की तरह अपने नोटबुक में लिखते जाओगे। और जहां कहीं लगा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पहले नहीं पता थी, या कोई इंपॉर्टेंट चीज जो लगा कि अरे हाँ ये लिंक ऐसे बन रहा है, उसको आपको वीडियो पॉज करके खुद से लिख लेना है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस सीरीज में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है डाल्टन साहब का, 1808। मैं टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया लगे कि किस ईयर के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में लोगों को आइडिया पता चला था। तो 1808 में जो स्टोरी शुरू हुई थी, डाल्टन का थियरी था, डाल्टन्स थियरी ऑफ एन एटम। इन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी एटम को लेकर के कि भाई एटम किसी भी मटेरियल का, जो भी मैटर है हमारे चारों तरफ, उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, फंडामेंटल पार्ट होता है। और उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल जैसे ही उन्होंने बोला, मतलब उनका कहने का मतलब है एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ये किसी और से मिलकर नहीं बना है, बल्कि इन्हीं एटम से मिलकर पूरी दुनिया बनी हुई है। तो अब आपको पता है, रियलिटी ये है कि आज के डेट में आपको पता है कि एटम टूट सकता है, और ये खुद मिलकर के बना है किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे चल करके और देखो तो आपको पता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन खुद में क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से बने हुए हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में अगर मैं बात करूं, तो चलो क्वार्क एंटी क्वार्क को अगर मैं सबसाइड करूं, तो अभी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लेके चलो। तो इंटरेस्टिंग ये है कि हमें पता कैसे चला, यहां से लेकर के इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जर्नी तक हम पहुंचे कैसे। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। तो मैं आपको वो समझाता हूं, बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बिठाना है कैसे कैसे सीक्वेंस में चीजें पता चली। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने वाली कि भाई आखिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इतने पॉस्टुलेट्स क्यों हैं एटम के बारे में, इतने सारे थियरी क्यों हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि एटम इतना छोटा होता है कि हम, मतलब यार, अपनी आंखों से तो देख सकते ही नहीं है। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करें तो भी नहीं दिखाई देगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके भी हम किस लेवल की चीजों को देखते हैं, माइक्रोन तक की साइजेस को, सेल को देखते हैं, राइट। लेकिन सेल खुद भी मतलब अरबों खरबों से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है। तो वो खुद भी बहुत बड़ा स्पीसीज होता है, तब जाके हमें दिखाई देता है। एक एटॉमिक डायमेंशन आपको मैं बताता हूँ। एटॉमिक डायमेंशन मतलब एक एटम की साइज अगर आप बात करोगे तो इट इज मेजर्ड, इट इज रिपोर्टेड इन एंगस्ट्रॉम। यू नो व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। अब इसी को अगर सेंटीमीटर में मैं बोलूं तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आप इस छोटे डिस्टेंस से इमेजिन कर सकते हो कि तकरीबन 1 सेंटीमीटर इस साइज को बोलते हैं। आप सोचो, ये 1 सेंटीमीटर है, इसका 1/10वां भाग यानी 1/10 सेंटीमीटर अगर मैं करूं, जो कि 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना छोटा होगा वो शायद आपको ढंग से दिखाई भी ना दे। फिर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10⁻², ये जो छोटा सा पार्ट आया है ना, इसका 10वां हिस्सा शायद एक डॉट बनेगा। आप ये जो डॉट बन के आया, इसको फर्दर 10 से डिवाइड करो तो 10⁻3, और उतने में ही हमें दिखाई नहीं देगा। तो आप इमेजिन करो, अभी तो हमें 10⁻8 तक जाना है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। इसलिए हमें फर्स्ट केस में ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्लैरिटी नहीं था। इसलिए तो बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री एक हिडन साइंस है, जहां पे हम एटॉमिक लेवल तक
सबसे छोटे से छोटे लेवल तक जा करके हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बहुत सारी हाइपोथेसिस है, बहुत सारे पॉस्टुलेट्स हैं, उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन डेटा का प्रेडिक्शन है एंड फिर मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, यही तो इंटरेस्टिंग बात है केमिस्ट्री के अंदर, जो धीरे 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 अगर आप बोलोगे तो अभी तक काफी हद तक ये डेवलप हो रही है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि भाई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था क्या जहां से हमें करेक्ट चीजों के बारे में आइडिया लगा, आखिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था क्या। तो देखो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, आप एक ग्लास ट्यूब बनाओ और इस ग्लास ट्यूब में मेटल प्लेट ले लो इधर और इधर, और इनको वायर से कनेक्ट कर दो, और इस साइड आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इस साइड आप नेगेटिव टर्मिनल रखो। और ये ध्यान रखना कि ये वेरिएबल सोर्स होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपको ज्यादा पावर की बैटरी चाहिए तो वो कर सके। अच्छा, ये जो ग्लास ट्यूब है इसको इवैक्यूएट किया गया स्टार्टिंग में, मतलब इसके अंदर कोई भी तरह की गैसेस इसके अंदर नहीं प्रेजेंट थी। अब फिर लोग ना गैसेस के अंदर कंडक्टिविटी के बारे में फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है ना, मेटल कंडक्टर होते हैं, जब भी आप बैटरी कनेक्ट करोगे क्रॉस मेटल तो उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसे ही लोग सोच रहे थे कि गैसेस डाल करके देखते हैं कंडक्टिविटी आती है क्या। तो नेचुरल सी बात है, गैसेस के अंदर कंडक्टिविटी इतनी आराम से देखने लायक है नहीं। तो मान लो अगर आपने इसके अंदर ऑक्सीजन गैस लिया और फिर आप यहां से वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए तो देखा कि बहुत हाई वोल्टेज 15-20 हजार वोल्टेज के आसपास जब गए तो उस केस में देखा कि एक रेडिएशन निकलती हुई दिखाई दी, जो कि ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उधर से इधर की तरफ, इसको कैथोड बोलते हैं। ओके, और ये क्या होता है, एनोड। ध्यान देना, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव साइड से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो देखा गया कि जब बहुत हाई वोल्टेज लेके आए तो यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन हुआ। अब जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, वो लाइट जो प्रोड्यूस हुई उसके बारे में फटाफट साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या ये वाकई सनलाइट जैसा ही कोई रेडिएशन है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या किसी और रीजन से यहाँ लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब आप देखोगे तो भाई जो नॉर्मल लाइट है, जो नॉर्मल आप टॉर्च से ले लो, किसी भी सोर्सेस से आप लाइट लेके जाओ और यहाँ मैग्नेट रख दो नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो लाइट तो सीधी चली जाती है, वो कहीं बेंड नहीं होगी। लेकिन यही अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो, अगर मान लो ये प्लस है या माइनस है, तो उसका अपना डायरेक्शन होगा मूवमेंट का। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे दो प्लेट रख दो, पैरेलल प्लेट जिसमें अपोजिट चार्जेस हों, तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला चीज है तो नेचुरल से प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिवली चार्ज वाला हुआ तो इधर की तरफ जाएगा अगर नेगेटिव है। अगर न्यूट्रल है, जैसे न्यूट्रॉन होता है, वो सीधा चला जाएगा, और पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में जाएगा अगर वो प्लस है। तो यहां जब इस पे अप्लाई करके देखा तो लोगों को समझ में आया कि यार ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, शैडो कास्ट करता है ऑब्जेक्ट्स का। दूसरा चीज ये देखा कि फ्लाई व्हील जो होती है, बड़ी छोटी छोटी जो फ्लाई व्हील्स बनाते हैं बहुत लाइट, अगर वो इसके बीच में ला दो तो इस पर टक्कर मार के इसको रोटेट करा देता है। तो इससे दिमाग में आया कि अच्छा ये पार्टिकल है। उसके बाद और देखा कि जब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं तो ये बेंड हो रही है, और उधर बेंड हो रही है जिधर कोई नेगेटिव चार्ज होता। इससे दिमाग में ये आया कि अच्छा मतलब इसके अंदर से जो भी रेडिएशंस आ रही हैं वो एक्चुअल में लाइट नहीं है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वो है कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब जैसे ही ये पता चला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो लोगों के दिमाग में और फर्दर एडवांसमेंट आना शुरू हुआ। इस सीरीज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि जे थॉमसन का कंट्रीब्यूशन जिसके अंदर माना जाता है। उन्होंने ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे थे ना, उन्होंने गैसेस बदल बदल करके, कभी ऑक्सीजन तो कभी नियॉन तो कभी नाइट्रोजन, जो भी उस टाइम पे नोन गैसेस थी, खैर नियॉन वगैरह तो बहुत लेट में लोगों को पता था, लेकिन जो भी उस टाइम की नोन गैसेस थी उसको डाल करके उन्होंने हर बार ये जो पार्टिकल्स निकल के आए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। उनमें एक नाम आता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। किस बात को बोल रहा हूं मैं, स्पेसिफिक चार्ज। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/m।
कोई भी पार्टिकल जिसका चार्ज q हो, मास m हो, तो q बाई एम को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व किया कि स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू होती है, ये जो भी पार्टिकल्स नेगेटिव निकल के आ रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन ले लो, नियॉन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, जब हाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो उन्होंने देखा q बाई एम की वैल्यू फिक्स्ड है, बदल नहीं रही है। किसके लिए बदल नहीं रही है? ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, कहां से प्रोड्यूस हो रही है? ऐसा लगता है कैथोड से एनोड की तरफ, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं? कैथोड रे। तो ये कैथोड रे की सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, शैडो कास्ट करता है, बेंड उधर होता है जिधर नेगेटिव चार्ज होता, तो यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का कलेक्शन है। फिर और स्टडी किया तो क्या समझ में आया कि इसकी जो Q बाई एम का जो रेशियो है ना, वो जितना भी अलग अलग गैस ले लें उनके लिए फिक्स रहे। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू थी जिसने ये कहीं ना कहीं मानने पे मजबूर किया कि ये जो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज निकल रहा है, जो कैथोड रे है, ये जो भी आप अंदर मटेरियल ले रहे हो सबके अंदर प्रेजेंट है, तभी तो Q बाई एम की वैल्यू सबके इसमें सेम आ रहा है। और जैसे ही ये क्लियर होता है कि Q बाई एम की वैल्यू सेम है और सारे मटेरियल में ये प्रेजेंट है और नेगेटिवली चार्ज है, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड की मदद से इसका नॉमेनक्लेचर किया कि ये जो न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल है, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इलेक्ट्रॉन का नाम जे थॉमसन और उनके एक फ्रेंड बोल लो आप, उन दोनों का सजेस्टेड नाम था। तो इलेक्ट्रॉन उसके पहले हमें पता भी नहीं था, इलेक्ट्रॉन का पता ही तब चला। ओके, तो अब जैसे ही लोगों को पता चला कि यार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी एटम, कोई भी मटेरियल, भाई ये भी क्या है? कलेक्शन ऑफ एटम्स तो है, ये टूट सकते हैं। किस में टूट सकते हैं? इलेक्ट्रॉन में। तो फिर लोगों के दिमाग में आया कि इसका मतलब अगर किसी से नेगेटिव चीज आप निकाल सकते हो जो पहले न्यूट्रल है, तो इसका मतलब उसमें प्लस भी होना चाहिए, तभी तो प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल होगा। तो कैथोड रे के बाद लोगों ने सोचा जब एक पार्टिकल इधर से इधर निकल रहा है, तो प्लस वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो पक्का इधर से इधर की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि ये प्लेट का चार्ज प्लस है तो ये रिपेल करेगा, तो प्लस इधर जाएगा, और ये प्लेट का चार्ज माइनस है तो ये। तो इस रेडिएशन को नाम दिया एनोड रे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो हमारे पास कैथोड था ना, इसके प्लेट में होल कर दिया, कट कर दिया, यहां से कट लगा दिया, और यहां जो किनारे वाली वॉल है इसको कोटिंग करके, जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा करके चेक किया कि क्या कोई वाकई इधर से इधर पार्टिकल आ रहा है। तो लोगों ने देखा कि ये जिंक सल्फाइड का जो लेयर है ना, ये सेंसिटिव होता है। छोटे पार्टिकल जब इस पे कोलाइड करते हैं हाई एनर्जी से, तो यहाँ सेंटिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, चमक प्रोड्यूस होते हैं। तो जब यहाँ पे चमक प्रोड्यूस हुई तो उससे समझ में आया कि नहीं, पक्का इधर से इधर भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? एनोड रे। एनोड रे का जब कैरेक्टरिस्टिक शुरू किया चेक करना, तो देखा ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये भी बेंड होता है, लेकिन ये उधर बेंड होता है जिधर प्लस कोई बेंड हो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद और जब पता किया तो देखा कि जो Q बाई एम का वैल्यू है, ये इस बार डिपेंड करता है, हर बार बदलता है। आप O2 लोगे तो अलग आएगा, नियॉन लोगे तो अलग आएगा, नाइट्रोजन लोगे तो अलग आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है कि एक एटम के अंदर, सभी के अंदर एक फिक्स्ड पार्टिकल है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ एक प्लस है, लेकिन ये जो प्लस है उसका चार्ज तो चलो वही होगा, जो भी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे चार्ज आता है, लेकिन मास सबके अलग अलग आ रहे हैं, जिसके वजह से सभी एटम्स अलग अलग मासेस के होते हैं। यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ गई, तो इसके बिहाफ पे एक मॉडल दिया जे थॉमसन ने, क्योंकि भाई लोगों ने फिर ये क्वेश्चन किया कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब आप बताइए, क्योंकि पहले तो एटम को मानते थे फंडामेंटल पार्टिकल, अब एटम कैसा है? तो अब एटम कैसा है इसके बारे में जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया, जिसको हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, राइट। और उन्होंने बताया कि एटम इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर, जिसके अंदर इस पूरे स्फीयर में उसका जो मास है एंड पॉजिटिव चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ऐसा उन्होंने बोला, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। थॉमसन की थियरी को मैं बता रहा हूं। और उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे इंबेडेड है, इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे इंबेडेड है, मतलब जगह जगह प्रेजेंट है, ये कोई मूव कर नहीं रहे।
इसको समझाने के लिए थोड़ा लेमन लैंग्वेज में उन्होंने बोला आप एक वाटरमेलन समझो, जैसे तरबूज होती है, उसमें जो उसका पूरा मास है रेड कलर का, जो उसके अंदर का मटेरियल होता है जिसको हम खाते हैं, वो सारा आप समझ लो पॉजिटिव चार्ज एंड मास है। एंड जो उसके अंदर के सीड्स होते हैं उनको आप क्या समझोगे कि वो इलेक्ट्रॉन है, जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। इसलिए वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया कि आप एटम को समझो वाटरमेलन जैसा, राइट। फिर इसी में और भी नाम जुड़े, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, कि आप भाई वो जो रेजिन लगे रहते हैं एक केक के अंदर, उसको आप इलेक्ट्रॉन समझो एंड पूरे केक को आप एटम की तरह से समझो। तो ये उन्होंने कुछ मॉडल दिया समझाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि ये थियरी भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसका जो सीरियस ड्रॉबैक वो ये है कि एटम पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर नहीं होता है, बल्कि एटम चारों तरफ ऐसे घूम रहे होते हैं और न्यूक्लियस में पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड मास होता है। ये पता है आपको। लेकिन ये आया कैसे? इसमें कंट्रीब्यूशन था मिस्टर रदरफोर्ड का, और उनका एक बड़ा फेमस सा एक्सपेरिमेंट है जिसका हम नाम देते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। सो अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग में बहुत क्विकली आपको समझाऊंगा, यहां से क्वेश्चन थोड़े फ्रेम होते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अल्फा स्कैटरिंग में जो उन्होंने लिया वो था जिंक सल्फाइड कोटेड एक प्लेट, बिल्कुल ऐसे आप समझ लो बाहर की तरफ निकला हुआ, और यहां एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया जो कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है, रेडियो एक्टिव। अच्छा, रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? जिससे अपने आप अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकल सके, ऐसे सोर्स को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सैंपल, अपने आप स्पॉन्टेनियसली निकलता रहे। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव एक सैंपल लिया, उसमें से अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, उसके अंदर से अल्फा निकल रहा था। बाय द वे अल्फा होता क्या है? अल्फा इज He2+, बिल्कुल सही सुना। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को अल्फा बोलते हैं। हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो जो बचा हुआ सैंपल है वही, यानी अल्फा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का कलेक्शन है, राइट। तो अल्फा पार्टिकल को इन्होंने लिया और साथ में यहां पे एक फॉयल लिया, बहुत पतली सी चद्दर ली, किस चीज की? गोल्ड की। गोल्ड आपको पता है कि इज मच हैवियर देन एनी अदर एलिमेंट, राइट। हाँ, नियरली 196 के आसपास इसका मास नंबर होता है। और वहीं हीलियम का आपको पता है कि मास नंबर कितना होता है? हीलियम का होता है 2He4, और जबकि गोल्ड का नियरली 196 के आसपास होता है। तो आप समझ सकते हो लगभग 50 गुना, 49-50 टाइम्स ये ज्यादा हैवियर है गोल्ड। तो अब इनके अंदर क्या था? अच्छा, ये भी इसको पीट पीट करके इतनी पतली थी कि कुछ माइक्रोमीटर के अंदर था। तब भी आप समझ लो कि इस पतले से थिकनेस, जिसको अगर मैं मैग्नीफाई करूं, इसमें भी बहुत सारे एटम्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही एटम है। उनके दिमाग में ये आइडिया था कि भाई इसके थिकनेस इतना कम करो कि जिधर से जब अल्फा पार्टिकल जाए तो कम से कम एटम से इनकाउंटर हो पाए, राइट, ज्यादा एटम से टकराए ना। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर ये सॉलिड होता, जैसा कि थॉमसन ने बताया था कि एटम क्या है? सॉलिड। तो अगर एटम सॉलिड है तो कई सारे एटम अगर आपस में जुड़ करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर जैसा क्रिएट करने की कोशिश करते, तो आप बताओ, आपको क्या लगता है? इधर से कोई छोटा सा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से आता तो इस बड़े से पार्टिकल में टकरा करके उधर की तरफ ही स्कैटर हो जाता, पीछे की तरफ, या लग करके वहीं गिर जाता। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थिन गोल्ड फॉयल एंड ये स्ट्राइक किए किस सरफेस पे? जिंक सल्फाइड के सरफेस पे, जहां पे चमक आई। अच्छा, इस चमक की इंटेंसिटी से पता चला कि यहां सबसे ज्यादा पार्टिकल्स टकराए हैं, और इसमें देखा गया कि कुछ ऐसे थे जो अलग अलग एंगल्स पे भी जाकर के टकराए। अब ये हमें क्या दिखेगा अल्फा पार्टिकल? नहीं बाबा, ये नहीं दिखता है, ये चमक दिखती है, चमक की इंटेंसिटी दिखती है, उससे पता चलता है। यहां कम चमक आई, यहां ज्यादा आई, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग हियर, कुछ इधर जगह, और बहुत कम ऐसा जो किताबों में अगर आप देखोगे तो ऐसा लिखा गया है कि बाउंस बैक भी कुछ किए, यानी यहां अगर तुम कलेक्टर डाल दोगे तो उसमें दिखाई देगा कितने 1 in 20,000, ऐसा एनसीईआरटी का लाइन है, 20,000 में कोई एक पार्टिकल पीछे की तरफ बाउंस बैक भी किया। अब जब ये ऑब्जर्वेशन आया तो फिर नेचुरल सी बात है, किसी भी साइंटिस्ट के दिमाग में यही आएगा कि भाई
एटम अगर सॉलिड होता तो टकरा के उधर जाता, पास करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब एटम खोखला है। तो इसका मास कहां लोकेटेड है फिर, और पॉजिटिव चार्ज कहां है? तो ये जो डिफ्लेक्शंस हुए ना, इसको ध्यान में रख करके रदरफोर्ड ने एक चीज समझाने की कोशिश करी कि भाई ये जो डिफ्लेक्शन हो रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेटेड हो, और इधर से जो अल्फा आ रहा है जो खुद एक प्लस है, जब इसके नजदीक से जाएगा तो प्लस एंड प्लस के बीच में रिपल्शन होगा, तो धीरे धीरे ये पाथ डिविएट करेगा। इधर से अल्फा इसके नजदीक से जाएगा तो इधर की तरफ डिविएट करेगा, और अगर बिल्कुल सामने से आ गया तो बाउंस बैक करेगा। अब क्योंकि आप देखो बाउंस बैक कितने होते थे, 1 in 20,000, 20,000 पार्टिकल सामने से जा रहे हैं तो कोई एक पीछे आ रहा है। इस बात को ध्यान दे करके ये समझ में आया कि इसका साइज कितना छोटा होगा, एक एटम के मुकाबले एक न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा होगा। इज दैट क्लियर? और अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो टकरा करके वो इसी साइड रह जाता, उस साइड नहीं जा पाता। फिर दिमाग में आता है कि भाई फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे ही जो न्यूक्लियस है, इन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, न्यूक्लियस नाम प्रपोज्ड हुआ था बाई रदरफोर्ड। न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो घूम रहे हैं इनके बीच का साइज भी दिया, साइज ऑफ एन एटम टू साइज ऑफ एन न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस 1,00,000 गुना लगभग छोटा होता है। एटॉमिक डायमेंशन के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज, तो एटॉमिक डायमेंशन अगर एंगस्ट्रॉम है तो न्यूक्लियर डायमेंशन विल बी इन 1 फर्मी, 10 के पावर -10 मीटर, और ये कितना है 10 के पावर -15, मतलब 1,00,000 गुना और छोटा। आप इस साइज से आइडिया लगा सकते हो, 1,00,000 गुना छोटा का मतलब अगर इसको मैं 1 सेंटीमीटर भी समझूं तो 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका एटॉमिक डायमेंशन, मतलब 1 किलोमीटर। न्यूक्लियस अगर इतना बड़ा है तो 1 किलोमीटर इतना बड़ा क्या होगा एटम। तो आप सोचो अल्फा पार्टिकल जब आ रहे होंगे, जो खुद भी क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, वो इतने छोटे होंगे कि मैक्सिमम इतने पूरे किलोमीटर के रेंज से कहीं से भी पास कर जाएंगे तो रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जब न्यूक्लियस के नजदीक आ रहा होगा कोई चीज तो रिपल्शन होगा। तो क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल पास कर गए, इससे ये समझ में आया कि एटम का जो मास है वो एक सेंटर पे लोकेटेड है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसे समझ में आया? डिफ्लेक्शन से। यहां तक बात समझ में आई? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई पूछता है कौन सा डायग्राम रदरफोर्ड के हिसाब से सही है। अच्छा ध्यान देना, जो नजदीक से जा रही हूं उनको बेंड कराना है, जो दूर से जा रही हूं उनको सीधे लेके जाओ, क्योंकि तब डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होने वाला है। और जो सेंटर से जा रही है गलती से उसको इधर की तरफ मत करना, ये गलत हो जाएगा। सेंटर से जाने वाला रिपल्शन होते 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 फिर वापस रिटर्न आ जाएगा, इसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है बात? तो फिर रदरफोर्ड ने फिर एक थियरी दिया कि भाई ठीक है, एटम जो थॉमसन साहब बता रहे थे इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, लेकिन एटम सॉलिड स्फीयर जैसा नहीं होता है। तो इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। तो उन्होंने यही बात बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन ना अलग अलग ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये चक्कर लगाने के लिए, गोल घूमने के लिए नेचुरल सी बात है कोई फोर्स चाहिए। अब जो फोर्स चाहिए वो फोर्स जो सेंटर में घुमाने के लिए, यानी एक बात ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में ना हमेशा हर पॉइंट पे फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगना मैंडेटरी है, वरना कोई चीज सर्कल में नहीं चल पाएगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर में रहना ही चाहिए। अगर परपेंडिकुलर फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और हमेशा सेंटर की तरफ लोकेटेड है, ऐसे फोर्स कोई भी हो उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पूछा जाता है भाई ये जो फोर्स है आखिर कौन प्रोवाइड कर रहा है? जब हम बात करते हैं सन और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स की, तो यहां जो फोर्स होता है वो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां क्या है? तो आप ध्यान रखना, फोर्सेस ग्रेविटेशन के होते हैं, लेकिन जब छोटे पार्टिकल की बात की जाती है तो ग्रेविटी नेग्लिजिबल होती है। मतलब एटम पे ग्रेविटी का इंफ्लुएंस नेग्लिजिबल होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे नेग्लिजिबल होगा। इसलिए यहां पे जो फोर्सेस काम करती हैं वो उससे भी ज्यादा पावरफुल फोर्स विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ग्रेविटी में M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, यहाँ Q1 Q2, वेयर Q1 Q2 आर द चार्जेस एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां तक बात समझ में आई? तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स यहां लगने वाला है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है माइनस ये प्लस है, तो यहां जो फोर्स लगने वाला है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको कूलम फोर्स भी बुलाया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है हमेशा फोर्स सेंटर की तरफ, इसके वजह से ये घूमते हैं। यहां तक बात समझ में आया? अगला चीज ये आता है कि इसके वजह से ये जो सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो लोगों ने पूछा भाई तो फिर स्पीड बताओ कितना होगा, एनर्जी बताओ कितना होगा। ये सब तो खैर ये नहीं बता पाए। एक सीरियस ड्रॉबैक बोला जाता है रदरफोर्ड का, काफी क्लोज थे ये, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, बट इसके अपने कुछ डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है? इनसे भी काफी पुराने एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स में, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थियरी को बड़ा नजदीक से समझा था, उस पर उन्होंने थियरी दिया था, मैक्सवेल नाम है उनका। एंड उन्हीं के नाम पे एक थियरी है मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने एक बात समझाई कि भाई अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करना है ना, कौन सी रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। जो सनलाइट होती है बेटा वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आप चार्ज पार्टिकल को, किसको? सभी को नहीं जी, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जैसे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है? प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है। तो ये दोनों अगर एक्सिलरेटेड मोशन कर रहे हैं, तो एक्सिलरेटेड मोशन करते टाइम पे ये एनर्जी रेडिएट भी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और यही वो सबसे सीरियस चीज थी जिसको अप्लाई करके सारे साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि आपकी जो थियरी आपने दी है एटम की, उसमें तो मैक्सवेल का थियरी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कैसे? तो देखो, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है एज पर रदरफोर्ड, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल भी है, इसका चार्ज भी होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर ये मूव कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है हर पॉइंट पे। वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप उसको चेंज करोगे, डायरेक्शन बदलोगे, उससे एक्सेलरेशन पैदा होगा। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है। अलग बात है कि एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाने घटाने का काम करता है जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरा जो उसके डायरेक्शन को बदलने का काम करे जिसको रेडियल एक्सेलरेशन बोला जाता है। ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। ये आप फिजिक्स में ये सारी चीजें बखूबी पढ़ते हो, सर्कुलर मोशन के अंदर ये सारी चीजें, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूं कि रेडियल एक्सेलरेशन ये होता है। एंड जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो d ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v डिवाइडेड बाई dt होता है, at टेंजेंशियल। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड को जो बढ़ाए घटाए वो हमारा टेंजेंशियल होता है, और जो डायरेक्शन को बदले वो कौन सा होता है? रेडियल। तो रेडियल एक्सेलरेशन है, चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेशन शो कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो करे तो मैक्सवेल की थियरी के हिसाब से ये तो एनर्जी रेडिएट करेगा। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, फिर तो पंगा हो गया। क्या दिक्कत हो गई भाई? एनर्जी रेडिएट करोगे तो इसकी एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्पीड कम होगा, और ये इसको न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है, स्पीड कम होगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन का जो डिमांड है अंदर की तरफ वो कम होती जाएगी, और यहां फोर्स ज्यादा है तो इसको अंदर खींचता जाएगा, ये खींचते 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 न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए। ये बाकी सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया कि मैक्सवेल की थियरी अगर आपके एटॉमिक मॉडल पे लगाएं तो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में स्टेबल हो ही नहीं सकता, वो तो घूमते 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 न्यूक्लियस में ही घुस जाएगा। जबकि रियलिटी में एक्सपेरिमेंट में ये पता चलता है कि ऐसा होता नहीं है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग। अगर ये न्यूक्लियस में होता तो फिर तो थॉमसन मॉडल ही हो गया कि न्यूक्लियस के साथ ही इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, फिर मतलब एक छोटा सा ही एटम है, फिर तो पूरा सॉलिड एटम है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं होता है, लेकिन ये ध्यान देना कि अभी तक उनके एक्सपेरिमेंट को ही ध्यान में रख करके एटम के पिक्चराइजेशन को, तो इसलिए बोलते हैं रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ओके, बिकॉज ऑफ दिस मैक्सवेल्स थियरी।
अच्छा जी, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसके आगे का जो कहानी है, अगली जो कहानी है वो आती है किसकी? नील्स बोहर की थियरी एटम के बारे में। उसके बाद आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉय जिसको बुलाया जाता है डी ब्रॉय वेवलेंथ। इसके बाद आता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर हम आ जाएंगे क्वांटम नंबर पे। लेकिन ये सारी थियरी पढ़ने से पहले लाइट के बिहेवियर के बारे में समझना बहुत जरूरी है, राइट? लाइट क्या है? लाइट बहुत पुराने टाइम से इस पे भी काम चल रहा था। लोग पहले इसको पार्टिकल समझते थे, फिर कुछ लोग वेव समझे, फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो आज के पर्सपेक्टिव में मैं स्ट्रेट अवे आऊंगा कि लाइट इसके अंदर डुअल कैरेक्टर होता है। ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी। मतलब लाइट के जितने भी फिजिकल इवेंट हैं, अगर उनको डिवाइड करके देखोगे तो कुछ ऐसे इवेंट हैं जिनको बिना पार्टिकल एज्यूम किए हुए आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि लाइट ये ऐसे कैसे कर रहा है। और वैसे कुछ इवेंट ऐसे हैं जिनमें वेव को ही मानना पड़ेगा, तभी इस वजह से बोलते हैं लाइट हैव डुअल कैरेक्टर। अब वेव के कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो वेव मानने पे मजबूर करते हैं? उनमें नाम आता है, 3 बड़े नाम हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। अब देखो, मैं इनके डिटेल में कहानी में नहीं जाऊंगा, ये सब फिजिक्स में आप पढ़ते हो, डिफ्रैक्शन, लाइट एज अ वेव जब आप पढ़ते हो, वेव क्या होता है उनके बारे में। बट अभी मैं ये समझाता हूं कि वेव होता क्या है। तो देखो, वेव को ऐसे समझ लो बेटा कि एक तरह का फ्लो है एनर्जी का और मोमेंटम का फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम पार्टिकल। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि भाई एक स्ट्रिंग यहां पे बांध दो ऐसे दीवार के अंदर, उसको नॉट लगा दो एंड इसका एक हिस्सा पकड़ करके इस पे जर्क देते रहो। तो जब जर्क दोगे तो थोड़े टाइम के बाद ऐसे होगा और ये धीरे 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 ये इधर की तरफ पहुंचेगा और फाइनली इधर जाकर के इसको हिट करेगा। इसको एक पल्स बोलते हैं। अगर तुम लगातार ऐसे ऐसे करते रह गए ना तो ये वेव हुआ। तो ध्यान से देखो, इसमें हुआ क्या, जो आपने एनर्जी यहां दी वो इस जगह से उठ के फाइनली इस दीवार पे जाकर के स्टक किया। लेकिन क्या पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो धागे के पार्टिकल्स हैं या ये जो रस्सी के पार्टिकल हैं, ये जो थ्रेड के पार्टिकल्स हैं, क्या ये अपने जगह से उठ करके यहां टकराए? ऐसा नहीं है। अपने बगल वाले को डिस्टर्ब किया, उसने अपने बगल वाले को करते करते यहां। तो इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम पार्टिकल। अब एक वेव के अंदर 2-3 बातें होती है ध्यान देने के लिए कि भाई वेव लेंथ क्या होता है, वेव का स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब चीजें फटाफट हम समझते हैं। तो देखिए, जब आप इसको लगातार ऐसे करते रहोगे तो इस तरह का डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होने वाला है। इसमें ये जो हाईएस्ट पॉइंट है या जो लोवेस्ट पॉइंट है, इनको एक को क्रेस्ट एंड दूसरे को ट्रफ बोलते हैं, राइट? तो इन दोनों पॉइंट, सक्सेसिव पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को लैम्डा यानी वेव लेंथ बोला जाता है, या फिर ये बॉटम पॉइंट को भी ले सकते हो। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ऐसे भी 2 पॉइंट जो एक जैसे फेज में हो, एक जैसा नेचर हो उनका, उनके 2 सक्सेसिव पॉइंट्स के बीच के लेंथ को भी वेवलेंथ बोला जाता है। तो ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है और ये पॉइंट को भी वेवलेंथ, सभी का लेंथ एक ही है। यहां तक समझ में है? वेवलेंथ, 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। या 2 कंसेक्यूटिव बैक टू बैक जो ऐसे पार्टिकल है जिनका फेज एक जैसा हो, जिनका मोशन एक जैसा हो, उनके बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ओके जी, ये तो हो गया वेवलेंथ। अच्छा, अब आता है वेव स्पीड। अच्छा बताओ, वेव स्पीड को कैसे हम डिफाइन करेंगे? स्पीड कैसे करते हैं? स्पीड तो यही बोलते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि इतना डिस्टेंस सिर्फ यहां से लेके यहां तक, जिसको हम एक वेवलेंथ बोल रहे हैं, अगर उस वेवलेंथ को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है उसको मैं कैपिटल टी मान लूं। अच्छा, ये टी क्या होता है? इसको बोलते टाइम। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक एक साइकिल, फिर यहां से यहां तक दूसरा साइकिल, फिर यहां से यहां तक। तो ये जो टाइम पीरियड है वो एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा हुआ समय। तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा उसी को टाइम पीरियड बोल रहे हैं, और यहां से यहां के बीच का जो लेंथ है
जो ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेव लेंथ। सो वेव लेंथ अपॉन टाइम पीरियड इज नोन एज वेव स्पीड। अगर इसको v से रिप्रेजेंट करें तो ये होगा लैम्डा बाई टी। अच्छा, 1 बाई टाइम पीरियड को 1 बाई टाइम पीरियड यानी कितनी बार वो साइकिल पर सेकंड कंप्लीट कर रहा है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट कर लीजिए। अब यही जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसी को लाइट के पर्सपेक्टिव में एक नए नोटेशन से डिनोट किया जाता है, वो है वेव स्पीड फॉर लाइट इज रिटन एज वेव लेंथ विच इज लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को v बनाते हुए थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, इसको न्यू प्रोनाउंस करते हैं, NU, न्यू। ओके, और जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट को ऐसे डिफाइन करते हैं। भाई लाइट एक वेव था, तो वेव की तरह से ऐसे डिफाइन करेंगे। यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है? अच्छा, फिर दिमाग में आता है भाई वेव तो बहुत तरह के होते हैं, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, आई मीन वेव ऐसे भी होते हैं जो मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल। ये सब अगेन डिटेल क्लासिफिकेशन में नहीं जाना है, आपको समझना है कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल मतलब इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत, नॉन मैकेनिकल वेव, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तभी तो यार सोचो ना, आप सन से लेकर के अर्थ के बीच में जब भी कोई चीज आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे आपको चीजें देखने को मिलेंगी जहां पे कोई भी तरह का पार्टिकल नहीं है, ना तो कोई गैस है, राइट। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है लाइट का वैक्यूम के अंदर, ये तभी पॉसिबल है जब वो एक नॉन मैकेनिकल वेव की तरह हो। तो लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। और थोड़ा डिटेल में फिर ऑक्सीलेट क्या करता है, यहाँ पे ये जो वेव लेंथ है वो किसके बीच में, तो इसमें बोलते हैं कि ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड में आप मान के चलो इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं और दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं। और इनके बीच का जो ये लेंथ होता है, इसी को वेव लेंथ, और इसमें जो भी टाइम लगा उसको टाइम पीरियड 1 बाई ऐसे कर ले। तो पूछा जाए लाइट है क्या, तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, बट ये इसको और अच्छे से बोलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, ई परपेंडिकुलर टू बी मैग्नेटिक फील्ड। और ये सब जिस डायरेक्शन में स्पीड चल रहा होता है, वेव स्पीड, उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। लाइट एज अ वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ये सब ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगला चीज ये आता है कि अगर वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इस लाइट को क्लासिफाई किया जाए, इस लाइट को क्लासिफाई किया जाए, तो फ्रीक्वेंसी या इसके हिसाब से इसके क्लासिफिकेशन में गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये वही माइक्रोवेव है जो ओवन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद रेडियो वेव। जी गामा रेडिएशन ऐसी है जिसमें वेवलेंथ वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा है। वेवलेंथ की अगर आप ऑर्डर पूछोगे तो गामा बहुत छोटा होता है, इससे बड़ा एक्स होता है, इससे बड़ा अल्ट्रावायलेट, इससे बड़ा विजिबल, और इससे बड़ा होता है इंफ्रारेड का वेवलेंथ। इससे सबसे बड़ी रेडिएशन कौन सी है वेवलेंथ वाइज? रेडियो वेव। यहां तक बात समझ में आई? एनर्जी वाइज अगर बात करोगे, एनर्जी वाइज कि अगर सेम टाइम मिले एक्सपोजर करने के लिए, एक जैसी इंटेंसिटी हो, किसकी एनर्जी ज्यादा है आप बताओ? आप अगर जाते हो कभी एक्सरे कराने के लिए तो क्या लिखा रहता है बोर्ड पे? इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। एक्सरे में भी जो कैटेगरी होती है, इसके अंदर भी कैटेगरीज है, सॉफ्ट एंड हार्ड। जो हमारे पास एक्सरे हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं, वहां पे जो एक्सरे किया जाता है वो सॉफ्ट एक्सरे का यूज करते हैं। आप सोचो वो इतनी खतरनाक होती है।
विजिबल लाइट भाई आप धूप में खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं है, अल्ट्रावायलेट से हमें बचने के लिए बोला जाता है। तो ये सब डेंजरस रेडिएशन एनर्जी वाइज बहुत ज्यादा होती है। गामा तो बहुत ही ज्यादा है, और गामा प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर डिस्टर्बेंसेस करने पड़ते हैं। एक्सरे न्यूक्लियर डिस्टर्बेंसेस का जरूरत नहीं है, उसके लिए तो आप एटॉमिक लेवल पे चेंजेस करोगे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे तो भी एक्सरे निकल सकता है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट, इसके बाद विजिबल, एनर्जी वाइज ये ऑर्डर चलता है। अब बात आई फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी पैरेलल है। गामा का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फिर एक्सरे है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल है, और सबसे इंटरेस्टिंग है स्पीड। बड़ी मजे की बात है, चाहे कितनी भी डेंजरस हो गामा रेडिएशन, और चाहे कितना भी रेडियो वेव इजी हो, सॉफ्ट हो, सभी का स्पीड एक ही होता है और सेम स्पीड होता है, और उसी की वैल्यू को हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना है, वैक्यूम में सभी का स्पीड सेम होता है और वो c के बराबर है, और c की वैल्यू नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्या समझ में आया? लाइट को वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह समझा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर क्लासिफाई करें वेवलेंथ के हिसाब से, तो मैंने बताया सबसे छोटा ये, उससे बड़ा वेवलेंथ इसका, उससे बड़ा इसका, एन एनर्जी वाइज सबसे पावरफुल ये, उसके बाद ये, फिर इसके फ्रीक्वेंसी वाइज इसका, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब सबसे ज्यादा, सॉरी हाँ, सबसे ज्यादा इसी का फ्रीक्वेंसी है। और स्पीड सबकी बराबर है, कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। कितना? 3 × 10⁻। तो अब आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है उसी की जगह जो v था वहां मैं c लिखूंगा, लैम्डा × न्यू। ये आप किसके लिए अप्लाई करोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। लाइट क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए लाइट के लिए आप इसको लगाओगे। ये नहीं कि आप साउंड वाला आ गया तो साउंड वेव के लिए भी लगा दिया, साउंड का वेव स्पीड c होगा, ऐसा नहीं है। c इज ओनली, c इज 3 × 10⁸, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लाइट के लिए यूज करोगे। हाँ, बाकी जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो सबके लिए वैलिड है कि वेव स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा × न्यू। इसमें आप वेवलेंथ और ये बदलोगे तो उसके हिसाब से बदलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता है। ये दोनों अपने हिसाब से चेंज करेंगे। तभी तो देखो ना, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन है उसका वेवलेंथ सबसे कम है, देखो सबसे नीचे। तभी तो ये ज्यादा और ये कम होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा। इसलिए आप ध्यान रखना, लैम्डा फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज c/λ, यानी इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू। इसको ध्यान रखना, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, अलग अलग यूनिट पे वेवलेंथ दिया रहेगा, आपको रेडियो वेव वगैरह दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको कराऊं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लैम्डा की वैल्यू अगर 10⁻³ मीटर हो, मतलब 1 किलोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट मैंने लिया, नेचुरली ये रेडियो वेव होगा, ठीक है, इतनी बड़ी जो लेंथ होती है वो रेडियो वेव में होती है, तो उसका फ्रीक्वेंसी बताइए कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है भाई, हमें पता है लैम्डा × न्यू, वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। c की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट ध्यान दोगे तो कभी गलती नहीं होगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ मीटर। फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, मीटर से मीटर कट गया जी, 10⁻³ और 8 में करोगे तो यहाँ 5 बचेगा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 × 10⁵ पर सेकेंड, और इसी को हर्ट्ज बोलते हैं, HZ, हर्ट्ज। आप समझ रहे हो? ये 3 लाख, 3 × 10⁵ का मतलब क्या हुआ? 3 लाख बार ये ऊपर नीचे करेंगे 1 सेकंड के अंदर, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी, 3 लाख बार, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की ये रेडिएशंस होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे। एक दो छोटे छोटे टर्म्स और आते हैं, एक वर्ड आता है वेव नंबर, इसको समझना है, वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं v के ऊपर बार ऐसे लगा के, एक डंडी लगा करके इसको बोलते हैं v बार। वेव नंबर डिफाइन किया जाता है 1/λ से, यूनिट लेंथ में कितने वेवलेंथ बन सकते हैं। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि वेव नंबर बताओ, तो आप क्या करते? 1/10⁻³ मीटर, यानी 10⁻³ मीटर इनवर्स, यही वेव नंबर हो गया।
भाई अगर एग्जाम में ये यूनिट बदलेगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो आप यहां चेंज कर लेना, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देना, ये कटा उटा करके अपने हिसाब से निकाल लेना, सारा खेल यूनिट का है। फिर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ वेव। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना है सभी को। नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव एंड वेव नंबर में डिफरेंस ये है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव लेंथ या फिर वेव इन अ गिवन लेंथ। बिल्कुल सही सुना, यूनिट लेंथ में नहीं, यूनिट लेंथ में हो जाए तो वो वेव नंबर है, और नंबर ऑफ वेव के लिए गिवन लेंथ, गिवन लेंथ मान लो L है, डिवाइडेड बाई लैम्डा कर लो, तो ये वैल्यू जो आती है वो होती है नंबर ऑफ वेव। जैसे मैं ऊपर वाले ही सवाल में जिसमें लैम्डा मैंने 10⁻³ मीटर दिया था, अगर मैं पूछूं कि बताओ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव कितने आएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ वेव का यही फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर 4 किलोमीटर कर देंगे और नीचे लैम्डा की वैल्यू 10⁻³ मीटर। अब भाई आप कटा लो यार ना, ये किलोमीटर को क्या बोलते हैं? 10⁻³ अपॉन 10⁻³, यहां मीटर, ये कट गया, ये कितना आया? 4, यानी 4 वेव बनेंगे 4 किलोमीटर। वैसे भी सोचो ना, 1 किलोमीटर का एक वेवलेंथ था, तो 1 किलोमीटर होगा यहां से यहां का लेंथ, तो ऐसे कितने वेव बनेंगे? इसी को एक वेव बुलाया जाता है, इसी को 1 वेव बोलते हैं, एक वेवलेंथ को ही एक वेव बुलाया जाता है। तो ऐसे कितने बन गए आपके पास? 4 किलोमीटर में कितने ऐसे बनेंगे? 4 बनेंगे। 1 किलोमीटर में एक बार ही ऐसे हो रहा है, तो 4 किलोमीटर में 4 बनेगा। तो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द वेव बिहेवियर ऑफ लाइट। अब बात आती है कि भाई ठीक है, आपने बताया कि लाइट के पास डुअल कैरेक्टर है, वेव तो समझ में आ गया, पार्टिकल नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर में आप समझो, और कौन से फिनोमेना है जो पार्टिकल नेचर के लिए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो ये मजबूर करते हैं कि जब तक उसे पार्टिकल ना मानो तब तक वो इवेंट एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। उनमें नाम आता है, सबसे पॉपुलर नाम है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा नाम आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा नाम आता है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि कई बार ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो कई सारे टर्म्स हो सकता है आपको ना थोड़े टफ लगे सुनने में, एट लोअर टेम्परेचर। फिलहाल अगर आप किताबों में देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे पार्ट बेटा ना फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स जो कि आप 12th में जब फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो उसमें आप ये सारी चीजें सुनोगे और अच्छे से समझोगे। मेरा काम है कि ये जो बिहेवियर हैं, ये जो कहानियां हैं, इनका आउटकम क्या है। तो देखो इनके आउटकम ये हैं, ये सारे इवेंट से ये मजबूर होना पड़ता है समझने के लिए कि लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आउटकम था ना, नाम दिया गया था तब इसको वेव पैकेट, और इसी को नाम देते थे क्वांटम का। ये मैक्स प्लैंक का थियरी था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के आउटकम से ये समझ में आया कि जो भी रेडिएशंस एमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में हो सकती हैं, कंटिन्यूअस नहीं होती। इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में किसी के एग्जिस्टेंस को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो ये उन्होंने नाम दिया इसका क्वांटम, और उन्होंने बताया इस क्वांटम का, या इसी को वेव पैकेट बोल लो, वेव पैकेट, इसका उन्होंने एनर्जी दिया, वो एनर्जी का एक्सप्रेशन था h/ν। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो भी एनर्जी किसी रेडिएशन से आती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पता हो तो आपको जो एनर्जी मिलने वाली है या तो 1 पैकेट मिलेगी, या 2 पैकेट, या 3 पैकेट, या 4 पैकेट। तो उन्होंने बोला जो एनर्जी मिलेगी या तो hν मिलेगी, या 2hν मिलेगी, या 3hν मिलेगी, या 4hν। तो ये एमिट कर रहा है तो भी ऐसा ही, एब्जॉर्ब कर रहा है तो भी ऐसा ही। जनरल फॉर्म में बोला जाए तो एनर्जी कैन बी रिटन एज nhν।
जहां पे n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है, और h न्यू इज द एनर्जी ऑफ सिंगल पैकेट। तो अगर कभी आपसे सवाल ऐसा आ गया कि भाई आपको न्यू दे दिया वैल्यू और आपसे पूछे कि इस फ्रीक्वेंसी से तुम्हें 4 ऑप्शन बना दिए और पूछा कि कौन सी एनर्जी मिल सकती है, तो आपको क्या करना है पता है? इस एनर्जी जो भी दिया हुआ है इसको इक्वेट करो। किससे इक्वेट करो? एच न्यू इंटू एन से। यहां से एन की वैल्यू निकालो ई अपॉन एच न्यू करके, और अगर ये वैल्यू 1 2 3 4 या कोई नेचुरल नंबर आता है तब तो ठीक है, नहीं तो ये एनर्जी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जो भी एनर्जी मिलने वाली है इस थियरी के हिसाब से हमें डिस्क्रीट फॉर्म में पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिलने वाली है। या तो एक पैकेट मिलेगा या 2 या 3 या 4, 3.5 पैकेट, 4.5 पैकेट नहीं मिलने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। ओके, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जहां पे h क्या है? h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो E इज इक्वल टू एच न्यू लिखा है, यहां पे न्यू तो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, लेकिन h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दैट इज 6.6। ये वैल्यू याद रखना, 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इसको याद रखना, इसका यूज होता है, हर बार यूज होता है। 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये था आउटकम ऑफ व्हाट? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके जो आउटकम थे, जो आइंस्टीन ने बताया कि इसी वेव पैकेट का नाम फिर बदल करके पता है क्या कर दिया गया? इसी क्वांटम का नाम बदल करके इनको फोटॉन बोल दिया गया। क्या नाम बोल दिया गया? फोटॉन। ठीक है, अगेन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे मैंने बोला, सारा चीज आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना समझाऊंगा कि एक लाइट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल कैन बी कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन की तरह मान के चलो ये है ना? ओके, और इस एक एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो वही जो हमने प्लैंक्स के इक्वेशन से निकाला था, इज इक्वल टू एच न्यू। अगर आपके 10 फोटॉन हैं तो 10 इंटू एच न्यू हो जाएगी टोटल एनर्जी। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो अब एनर्जी के एक्सप्रेशन को ध्यान रखना। इसको अगर मैं थोड़ा एक्सप्रेस करूं अच्छे से, मैं अभी एक फोटॉन की एनर्जी बता रहा हूं, एक पैकेट की ना, तो एच न्यू को हमने अभी पढ़ा था कि C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ये किसके लिए? लाइट के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, राइट? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? C बाई लैम्डा। तो न्यू के जगह पे मैं लिखूं तो C बाई लैम्डा। तो अगर आपको वेवलेंथ दिया हो, एनर्जी निकालना हो, तो HC बाई लैम्डा कर दो। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, वो ये है कि अगर मान लो वेवलेंथ दे दे 3 नैनोमीटर और पूछे एनर्जी बताओ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भाई ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। ये याद रखना एक वैल्यू ना, ये एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल के फॉर्म में उतना लिखते हैं। अब अगर आपको ये निकालना है एनर्जी, तो एनर्जी एक तो ये तरीका है पूरा लेमैन का कि H का वैल्यू रखो, C का वैल्यू रखो, लैम्डा रखो प्रॉपर, एंड उसको पहले जूल में रखो, फिर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, मैं एक रेडीमेड फॉर्मूला बोल रहा हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 1242 ऊपर रखिए जी, और नीचे रखिए लैम्डा को सीधा नैनोमीटर में ही रखिए, और ये जो एनर्जी आएगी वो अपने आप बदल करके आएगी। यानी ये सारा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करके मैं आपको बता रहा हूं, तो ये रेडीमेड के फॉर्म में याद करे रहो आप। 1242 बड़ा सिंपल सा नंबर है, 1242 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और अगर आप इसको नैनोमीटर में यहां रखते हो तो एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे क्वेश्चन करना हुआ, पूछ दे कि बताओ एक फोटोन जिसका वेवलेंथ 50 नैनोमीटर है या 100 नैनोमीटर है, तो बताओ इसकी एनर्जी कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क। तो आप एनर्जी फटाफट निकालो, 1242 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर। नैनोमीटर अगर आप रखते हो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने आप आ जाएगा। तो 1242 अपॉन वेवलेंथ नैनोमीटर में कितना है जी? 100। यहां रखो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, डिवाइड करोगे 12.42 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, कभी बोल दे कि नहीं जूल में बताइए, तो जूल में बताने के लिए तो यार डायरेक्ट फॉर्मूला या तो पहला वाला ही यूज कर लो जिसमें वो था कि H इंटू सी बाई लैम्डा, H रखो, C रखो, लैम्डा रखो, SI यूनिट में, या तो फिर यहां से बदल सकते हो।
तुम्हें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अकॉर्डिंगली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया वो दो बातों पे आपका ध्यान लेके गया। एक तो एटम की जर्नी फ्रॉम डाल्टन टिल रदरफोर्ड क्या थी कहानी। दूसरी चीज मैंने आपको बताई लाइट को वेव की तरह कैसे देखते हैं एंड पार्टिकल की तरह कैसे देखते हैं। यहां तक की जर्नी को आपको अच्छे से समझना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कलेक्शन को आपको ध्यान रखना है। इसके आगे का पार्ट यानी नील्स बोहर की थियरी, लाइन स्पेक्ट्रा की थियरी, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ रही हो, आपको लग रहा है कि ये वैल्यू ऐड कर रहा है, ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें एंड subscribe the channel. That's all for today's revision session. See you in the next video. Thank you.